ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। शाम के 4 बज चुके एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल से जो खबर सामने आई है वो एक सबक दे रही है। मोबाइल ने जिंदगी को कितना जकड़ लिया है कि कोई भी उससे हटकर सोचना समझना ही नहीं चाहता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को जरूर देखना होगा। प्लेटफॉर्म पर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस खड़ी है और उसके पास एक बुजुर्ग अपने मोबाइल में व्यस्त है। वो इतने व्यस्त कि मोबाइल देखते देखते उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब स्टेशन से रवाना हो गई। बुजुर्ग को जब तक ट्रेन के छूट जाने की जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही बुजुर्ग को लगा कि उनकी ट्रेन छूट रही है तो उन्होंने आओ देखा न ताओ स्टेशन पर ही दौड़ लगा दी और इस दौरान ट्रेन को पकड़ने की हड़बड़ी में बैलेंस बिगड़ने पर वो पटरियों पर गिर पड़े। लेकिन किस्मत अच्छी थी, जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के एक जवान ने वक्त रहते उनकी जान बचा ली। बुजुर्ग का नाम राकेश कुमार है, जो महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं और विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। तो ये आप देखिए कि मोबाइल ने जिंदगी को कितना जकड़ लिया है। हमारे अगल बगल क्या हो रहा है हमें पता नहीं, क्योंकि हम मोबाइल में मशगूल हैं। और जब बुजुर्ग को इसकी जानकारी मिली कि ट्रेन चल चुकी है, जिस ट्रेन से उनको यात्रा करनी, तो दौड़ लगा रहे हैं उस ट्रेन को पकड़ने के लिए और उसमें वो फिसल गए, बैलेंस बिगड़ गया। आरपीएफ जवान मौके पर था, उन्होंने किसी तरह से जान बचाई। अब खबर यूपी के सहारनपुर में कांवड़ियों से जुड़ी हुई है। कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। बीती रात कांवड़िये रास्ता क्रॉस कर रहे थे, तभी एक गाड़ी इन्हें छू गई, जिस पर कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और इन लोगों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बताया कि जिस कार में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की, उस गाड़ी में भी हरिद्वार से गंगा जल लाया जा रहा था। कांवड़ियों के हंगामे की वजह से काफी देर तक हाईवे पर अफरा तफरी मची रही। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतना गुस्सा क्यों? एक धार्मिक कार्य के लिए निकले जो श्रद्धालु हैं, उन्हें इस तरह के विवादों से दूर रहना चाहिए। उन्हें इस तरह से तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। सहनशीलता और अनुशासन में यात्रा संपन्न करनी चाहिए। सहारनपुर जैसा ही मामला यूपी के अमरोहा से भी सामने आया। यहां तेज रफ्तार बाइक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्से से लाल कांवड़ियों ने बाइक सवार से उठक बैठक कराई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कैसे कांवड़िये अपने सामने उन युवकों से उठक बैठक करा रहे हैं जिनकी बाइक उनसे टकरा गई थी और गलती मानने के बाद हालांकि कांवड़ियों ने बाइक सवार को छोड़ दिया। इस दौरान काफी देर तक सड़क पर अफरा तफरी मची रही है। कांवड़ियों ने सड़क पर कांवड़ रख दी और काफी देर तक हंगामा किया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। अमरोहा के हसनपुर गजरौला हाईवे पर यह वाकया सामने आया, जिससे काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कैसे उन युवकों से कांवड़िये उठक बैठक लगा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद ने कांवड़ियों की सेवा की। अंबाला हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों को फल बांटे। हमजा मसूद ने कहा कि यह आस्था का विषय है और सभी कांवड़िये हमारे मेहमान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ को लेकर विवादित बयान और सड़क पर नमाज वाले बयानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से घाटल इलाके में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पूरा इलाका ही पानी पर तैरता नजर आ रहा है। यहां पर घर, दुकान, स्कूल सब कुछ बाढ़ के पानी की चपेट में है। लोगों के कहीं आने जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। लोगों के सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद जारी है। भारी बारिश के बाद नदी उफनाई हुई है।
जिसने यहां के कई गांव को आगोश में ले लिया है और इसकी वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर की हैं, जहां पर लोगों को सामान्य आवाजाही के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो दिनचर्या है, अब बाजार जाना है, कहीं बाहर जाना है, उसके लिए भी अपने गलियों में, अपने गांव में उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरी तरह से पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा, कहीं भी कुछ भी कोई भी इलाका इससे बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा का पूरा पश्चिमी मेदिनीपुर का यह इलाका जो है, जहां की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से इस वक्त पानी से भरा हुआ है। अब अगली खबर भी राजस्थान से ही है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद हालात पानी पानी हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि माने पूरा शहर ही समंदर में तब्दील हो गया है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिसके बाद सड़कें पानी के बीच गुम नजर आ रही हैं। घुटने भर पानी के बीच शहर में गाड़ियां दौड़ रही हैं और इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के नाले भी उफान पर हैं, जो लोगों की दिक्कत में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। बारिश से जोधपुर शहर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल चुकी है, जहां जल भराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से है। सवाल उठ रहे हैं वहां के नगर निगम पर, वहां के स्थानीय प्रशासन पर, वहां के ड्रेनेज सिस्टम पर। आखिरकार बारिश को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं जोधपुर जैसे बड़े शहर। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां गाड़ियां पानी में चलते दिखाई दे रहे हैं, लोग के घुटने बराबर पानी दिखाई दे रहा है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से पानी में से निकलना पड़ रहा है। बाइक सवार को आप देखिए कैसे वो पानी में बाइक चलाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक संघर्ष है, अपने काम पर जाना है, स्कूल जाना है, किसी और चीज़ के लिए बाहर जाना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। एक और तस्वीर जोधपुर से आ रही है, आपको लगातार अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजस्थान के कई इलाके यहाँ पर इस वक्त बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार बारिश परेशानी का सबब बन रही है। जर्जर इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में एक बिल्डिंग देखते ही देखते धराशायी हो गई। देखिए कैसे ये 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। हालांकि इस घटना में किसी भी जनहानि की खबर नहीं है। ये तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैं, जहां पर 4 मंजिला इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई और जर्जर इमारतों पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि बारिश है जिसकी वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। नदियों और बरसाती नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी का बसेरा है। वहीं टोंक में बीसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बनास नदी उफान पर है। बनास नदी का पानी निचले इलाकों में कहर बरपा रहा है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। घरों, मंदिरों और आश्रमों में पानी भर गया है। आलम यह है कि चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप राजस्थान के टोंक से देख रहे हैं, जहां चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो राजस्थान के चाहे श्रीगंगानगर की हम तस्वीरें दिखाएं, टोंक की तस्वीरें दिखाएं, अजमेर की दिखाएं, जोधपुर की दिखाएं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं टोंक जिले में बनास नदी पर बने पुल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बीसलपुर बांध है वहां से जो पानी छोड़ा गया है वो पानी बनास नदी में दाखिल हो चुका है। और ये जो नदी है इसमें जो लहरें उठ रही हैं वो आपको समुंदर का एहसास करा रही हैं।
तेज लहरें उठ रही हैं, पानी का वेग इतना ज्यादा है कि आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। और बनास नदी जो है वो अपने तट को छोड़कर बाहर का जो इलाका है कई किलोमीटर दूर तक बह रही है। इसने खेतों को अपनी आगोश में ले लिया है। कई किलोमीटर दूर तक जो खेत हैं उनमें पानी भर गया है, जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश से सामने आए एक वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया कि तेज बारिश के बाद पहाड़ों पर तबाही आ गई। यहां बारिश के बाद पहाड़ भरभरा कर सड़क पर गिरने लगा। और जिसने भी अपनी आंखों से पहाड़ को गिरते देखा उसकी तो सांसें ही अटक गई। रुक रुक कर पहाड़ ऐसे गिर रहा था जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ जाएगा। इस खौफनाक मंजर को वहां तमाम लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन जब पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरनी शुरू हुई तो वीडियो बना रहे इन लोगों ने भी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा दी। इसके बाद तो पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। कुछ ही सेकंड में पहाड़ से इतना मलबा नीचे आ गया कि नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे के समय यहाँ कोई गाड़ी नहीं निकली, वरना जानमाल का कितना नुकसान होता इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। राजस्थान के राजसमंद में बाढ़ के साथ खिलवाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। जिस बाढ़ के पानी से वो खेल रहा था वही पानी उसकी जान के लिए मुसीबत बन गया। पुलिया के ऊपर तेज रफ्तार में बहते पानी के बीच ये युवक इस तरह से दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। तेज बहाव से वो बहते पानी की तरफ खिसकता जा रहा था। ये देख लोगों ने उसके बह जाने की आशंका जताई और उसके बाद वो पुलिया से बहकर बनास नदी में गिर गया। एक पल को लगा वो डूब गया, लेकिन उसके बाद उसका सिर नजर आया। लगा वो बच जाएगा, लेकिन तेज बहाव के आगे युवक की एक न चली और वो बहता चला गया। लोगों ने युवक के बहने की सूचना पुलिस को दी, लेकिन अब तक युवक की कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं बड़ी खबर आई राजस्थान के अजमेर से। एक ही दिन में अजमेर में इतना पानी बरसा कि 50 साल पहले आई बाढ़ की यादें ताजा हो गई। लोग तो उस वक्त सहम गए जब पानी से भरी एक सड़क पर एक शख्स तैरने लगा। वो किसी तरह से बहने लगा और उसको लोगों ने बचाया। जिसके बाद वहां पकड़ो पकड़ो की चीख पुकार सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने इस शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले जाने लगी तो तमाम लोग उसे बचाने के लिए सड़क पर उतर आए। इसके बाद होटल के एक कर्मचारी ने बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। इसके बाद नीला कुर्ता पैजामा पहने एक शख्स आया। उसने पानी में बहते शख्स को पानी से बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक ये शख्स ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मत्था टेकने जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने निजाम गेट से अंदर प्रवेश किया इसका संतुलन बिगड़ गया और ये पानी में बहने लगा। मॉनसून के सीजन में सबसे ज्यादा हादसे बाढ़ बारिश की वजह से नहीं बल्कि लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो लहरों को चीरकर उफनाए नदी नाले पार कर जाएंगे और यही वो धोखा खा जाते हैं। अब बाइक सवार इस शख्स को देख लीजिए। हमीरपुर में चंद्रावल नदी का पानी मदारपुर गांव में सड़क पर आ गया, लेकिन ये शख्स जबरन उफनाए रास्ते को पार कर रहा है। बाइक जगमगा रही है। फुल एक्सीलेटर के बावजूद लहरों के सामने बाइक कदम निकल रहा है, लेकिन ये शख्स थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान को दांव पर लगाने पर आमादा है। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के बीड में बारिश के बाद हुए जलभराव से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने जंगलों से गुजरना पहले ही छात्रों के लिए यहां पर चुनौती थी और अब तो इस जंगल में पानी भी भर गया है, जिसके बीच से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि बच्चों को ऐसे स्कूल जाना उनके लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों के पास कोई चारा नहीं है। धुनकवाड़ गांव के लोगों का आरोप है कि वो पिछले कई दिन से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांग पर सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कैसे बच्चे भारी बारिश के बीच में पार करते हुए जा रहे हैं जंगल का रास्ता। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के बीड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और घने जंगलों से गुजरना पहले इन छात्रों के लिए चुनौती थी
और अब तो इस जंगल में पानी भी भर गया है, जिसके बीच से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि बच्चों का ऐसे स्कूल जाना उनके लिए बड़ा खतरा है। पानी, जंगल और आखिरकार प्रशासन कहां सो रहा है? क्यों नहीं यहां पर पुल की जो मांग स्थानीय गांव के लोगों के द्वारा की जा रही है उसे पूरा किया जा रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या ये बच्चे जो कि देश के भविष्य हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई सहूलियत प्रशासन मुहैया नहीं करा सकता? राजस्थान के धौलपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पार्वती बांध के 8 गेट खोलने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। बांध से 8,803 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया, जिससे पार्वती नदी में उफान आ गई। पानी इतना ज्यादा है कि अब ये पुल के ऊपर बहता दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से निचली आबादी वाले इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी के चित्रकूट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लगातार हुई बारिश के बाद एक सड़क धंस गई और इस पर से गुजर रहा एक ट्रक पलट गया। तस्वीरें भौरी पहाड़ी संपर्क मार्ग की हैं, जिसका उद्घाटन महज 10 दिन पहले हुआ था और इसे बनाने में 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके महज 10 दिन में पहली बारिश भी ये सड़क नहीं झेल पाई और इसके धंसने की वजह से ये भारी भरकम ट्रक भी पलट गया। लोगों का आरोप है कि सड़क को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी पोल पहली बारिश ने ही खोलकर रख दी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। सड़क धंसने की वजह से ट्रक पलट गया और लोग अब आरोप लगा रहे हैं सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर। धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना छांगुर को लेकर आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि आईएसआईएस की तर्ज पर काम करता था छांगुर। धर्मांतरण के लिए विदेशों से पैसा आ रहा था। पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। कुछ लड़कियों की AK-47 के साथ तस्वीरें भी मिली हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था मौलाना छांगुर। ये लोग खास तौर पर युवा लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद और धर्मांतरण के अन्य तरीकों से प्रभावित करते थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर छांगुर को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने ये बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ईडी ने शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। छांगुर और उसके करीबियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा है। दरअसल ईडी को मिला है छांगुर का एक बुटीक। यह बुटीक बलरामपुर के उतरौला में है। बुटीक का नाम आसवी बुटीक कॉम्प्लेक्स है। यही बुटीक है छांगुर का गुप्त अड्डा। छांगुर ने यहां दस्तावेज छिपाए जो कि अवैध दस्तावेज थे। ईडी ने इस बुटीक को सील कर दिया। प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के रोहतास में महिला सीओ के साथ बदसलूकी और लूटपाट का मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि जब बिहार में पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। बदमाशों ने पहले महिला सीओ की कार को घेरा, उसके बाद कार के शीशे पर मुक्के मारने लगे। बदमाश ने एक हाथ से अपना चेहरा छिपा रखा था और दूसरे हाथ से प्रहार कर रहा था। बताया जा रहा कि बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से सड़क पर बाइक गिराकर रास्ते को बंद कर दिया था। उन्हीं में से पीले टी शर्ट वाला बदमाश कार के पास पहुंचा और उसने मुक्का मार कर शीशा तोड़ने की कोशिश की। भाई गलती हो गया यार।
6 बदमाशों के इस हमले से महिला सीओ काफी डर गई थी। रुक जाइए ना। बदमाशों ने महिला सीओ से न सिर्फ मारपीट की बल्कि मोबाइल भी लेकर भाग गए। फोन भैया को फोन छोड़ दिया, फोन ले लिया। ये मारपीट तब हुई जब बिहार के रोहतास जिले की महिला सीओ दरिगांव में कैमूर पहाड़ी घूमने गई थी। मारपीट और लूटपाट के बाद सूर्यपुरा अंचल की सीओ गोल्डी कुमारी ने इस पूरी घटना की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में नशे में धुत एक कंटेनर ड्राइवर ने 10 लोगों को कुचल दिया। इस खौफनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरा हादसा कंटेनर के पीछे चल रहे एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान कंटेनर का पहले से वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि ट्रक ड्राइवर नशे में है। ये देखिए बहुत नशे में है, देखिए कैसे चला रहा है ये ट्रक। ये देखिए आप लोग, ये देखिए बहुत जगह टकराते भी बचा है ये। वो हादसे की आशंका जाहिर करता है और अगले ही पल कंटेनर गाड़ी को टक्कर मार देता है। वो देखिए ढुसेड़ दिया उनने गाड़ी। ये देखिए बहुत जंगे एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। इसके बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। गाड़ी में बैठे लोग सड़क पर दर्द से कराह रहे थे, लेकिन बेफिक्र कंटेनर ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बार फिर 7 फेरों का कत्ल हुआ है। 13 जुलाई को करण देव नाम के शख्स की करंट लगने से मौत हुई थी, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो पैरों तले जमीन को खिसका देने वाला है। दरअसल करण का भाई कुणाल 16 जुलाई को पुलिस के पास पहुंचा और इस हादसे की जांच के लिए पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस को मृतक की पत्नी सुष्मिता पर शक हुआ तो पुलिस ने सुष्मिता से सख्ती के साथ पूछताछ की है। पूछताछ में सुष्मिता टूट गई और अपने एक दोस्त से प्रेम संबंधों की बात का खुलासा किया, जिसके साथ मिलकर उसने करण की हत्या की साजिश रची थी। सुष्मिता ने पुलिस के सामने पूरी कहानी उगल दी, कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करण को साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिश्तों का कत्ल यहां पर किया है। एक पत्नी ने अपने ही एक दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। नाटक किया कि करंट लगा है, लेकिन खुलासा कई सारा हो रहा है। किस तरह से नींद की गोलियां खाने में दी गई, उसके बाद खुद से करंट दिया गया, इस तरह के खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। और फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी और उसके दोस्त से पूछताछ कर रही है। परिवार वालों ने लड़की के मोबाइल फोन से कई चैट देखे, जिसके बाद उन्हें शक हुआ कि इस मौत के पीछे इस पत्नी का ही हाथ हो सकता है, जो कि पूरी साजिश रची गई। दिल्ली के उत्तम नगर की घटना ने लोगों को एक बार फिर हैरत में डाल दिया है। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान पूरी घटना का खुलासा किया। देखिए 13 तारीख को माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आती है कि फैमिली मेंबर्स एक व्यक्ति को लेकर आए जो कि ब्रॉड डेड है और जिसको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और जिसके चलते उसकी डेथ हुई है। तुरंत पुलिस टीम पहुंचती है और उसको तुरंत डीडीओ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए हम शिफ्ट करने लगते हैं। इन द मीन टाइम सभी फैमिली मेम्बर्स रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर से कि सर इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, बट क्योंकि अननेचुरल डेथ थी तो हमने इस चीज़ को अवॉइड किया और हमने उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम कराया। ऑल्दो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है। 13 तारीख के बाद 14-15 के बीच में कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप होते हैं। जो डिसीज्ड है करण देव, उसके भाई को कुछ ऐसी चैट्स मिलती हैं उसकी भाभी और उसके चाचा के लड़के के बीच में, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन में आता है और एसएचओ को जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन दी और अपनी एक रिटन कंप्लेंट फिर लिखवाई गई, फिर उसमें केस रजिस्टर किया गया। इसके चलते हमने मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है, जिसमें चैट में कुछ ऐसे चैट्स हैं जिसके बीच में स्लीपिंग पिल्स की बात की जा रही है, शॉक देने की बात की जा रही है। तो फर्दर हमने केस रजिस्टर कर लिया और उसमें मौके में एफएसएल टीम और क्राइम टीम की भी विजिट हो गई है। जो एविडेंस मिले उसके बेसिस पे जो एक्यूज्ड है उनकी अरेस्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है।
यूपी के मेरठ में एक ई रिक्शा ड्राइवर पर बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का आरोप है कि आरोपी ई रिक्शा ड्राइवर ने 9 साल के मासूम बच्चे को 10 रुपए का लालच देकर साथ ले जाने की कोशिश की। लोगों की माने तो ये बच्चे को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे लोगों को इस पर शक हुआ और इसके बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मामला सरधना इलाके के नवाबगढ़ी का है, जहां पर ई रिक्शा ड्राइवर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, जो उससे पूछताछ करने में जुटी है। लेकिन एक ई रिक्शा वाले की जमकर पिटाई हुई, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा कि वो बच्चे को 10 रुपए की लालच देकर 9 साल के मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था। भीड़ ने उसे जमकर पीटा और फिर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया है और उससे पूछताछ करने में जुटी है। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार में कांवड़ पटरी की सड़क अचानक धंस जाने से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस दौरान सीसीआर से ललतारो के पुल के बीच की सड़क डैमेज हो गई थी, जिसके पूरी तरह धंस जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो कई विभागों ने बेहतर तालमेल के साथ शुक्रवार की सुबह इसकी मरम्मत का काम शुरू किया। सड़क की मरम्मत के लिए हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीसी अंशुल सिंह और सचिव मनीष सिंह के नेतृत्व में कई विभागों ने देर रात तक सड़क पर बने गड्ढे को दुरुस्त कराया और इसके बाद फिर से इस रास्ते पर आवाजाही शुरू हो गई। जो 50 साल से लगभग पुरानी लाइन थी, जो हरिद्वार की मेन लाइन है, इसमें डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से नीचे से कटिंग होकर सिंक होल बन गया था। लाइफ लाइन है पूरे कावड़ की, जो यहाँ से उत्तराखंड से चालू होकर उत्तर प्रदेश जा रही है और हरियाणा जा रही है। ने काफ़ी मेहनत करके ये कार्य करा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, उन्होंने कोऑर्डिनेट करा है पूरे एफर्ट को। सारे डिपार्टमेंट से मिलकर इसमें तुरंत से काम कराया है, तो 7-8 घंटे में हम ये चीज़ रिपेयर कर पाए हैं। राजस्थान के नागौर में भी भारी बारिश से हालात बेहद खराब है। रेलवे स्टेशन के पास निर्माण का काम जारी है, जिसकी वजह से एक महिला अचानक गड्ढे में गिर गई। इस बात की खबर जब स्थानीय लोगों को लगी तो तुरंत ही लोग हरकत में आए और गड्ढे में डूबती हुई महिला को पानी से बाहर निकाला। स्थानीय लोग रेलवे स्टेशन परिसर में बारिश से बने गड्ढों को लेकर ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। तो आप देखिए, राजस्थान के नागौर में महिला पानी से भरे गड्ढे में गिर गई और स्थानीय लोगों का आक्रोश है। ठेकेदार पर घटिया निर्माण करने का आरोप लगा है और यह रेलवे स्टेशन के पास निर्माण का काम जारी, जिसकी वजह से एक महिला अचानक गड्ढे में गिर गई। इस बात की खबर जब स्थानीय लोगों को लगी तो लोग तुरंत ही हरकत में आ गए और गड्ढे में डूबती हुई महिला को पानी से बाहर निकाला। स्थानीय लोग रेलवे स्टेशन परिसर में बारिश से बने गड्ढों को लेकर ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। कांग्रेस सांसद चमाला रेड्डी ने दावा किया है कि बीआरएस सरकार ने सत्ता में रहते हुए फोन टेप कराए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि बीआरएस सरकार ने सत्ता में रहते हुए फोन टेप कराए हैं। पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी का फोन टैप कराया। बीआरएस के आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने लगाए थे आरोप। रेवंत रेड्डी पर अपने मंत्रियों के फोन टैप कराने के आरोप लगाए थे। बीआरएस के आरोपों पर कांग्रेस सांसद चमाला किरण रेड्डी का दावा, केटीआर ने अपनी बहन कविता के फोन टैप कराए थे। कांग्रेस सांसद ने कहा उन्हें हम पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। तो फोन टैपिंग का मामला यहां लगातार गर्माता जा रहा है। तेलंगाना में बीआरएस आरोप लगा रही है, तेलंगाना में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाया जा रहा है, लेकिन फोन टेपिंग का मुद्दा तेलंगाना की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में वन रानी टॉय ट्रेन एक बार फिर शुरू होगी। लंबे वक्त से बंद पड़ी इस टॉय ट्रेन में कई बड़े बदलाव किए गए, जिससे यात्रा का रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। खत्म हुआ इंतजार, वन रानी फिर से दौड़ने को तैयार।
1974 में शुरू हुई इस टॉय ट्रेन से मुंबई वासियों की कई सुनहरी यादें जुड़ी हैं। 106 वर्ग किलोमीटर में फैले राष्ट्रीय उद्यान में मिनी टॉय ट्रेन 2021 में रोक दी गई थी। इसकी वजह बना था चक्रवात, जिससे इसे भारी नुकसान हुआ था। अब घर घर में लोकप्रिय वनरानी ट्रेन नए कलेवर के साथ वापस आने वाली है। 2.3 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग फिर से बिछाया गया है। ट्रैक के 15 पुलों को भी नए सिरे से बनाया गया है। अब ये टॉय ट्रेन बैटरी से चलेगी। पारदर्शी छत और बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ रोमांच बढ़ाने की कोशिश है। पुराने तेवर और नए कलेवर के साथ इस टॉय ट्रेन का प्रस्तावित उद्घाटन इसी महीने के अंत तक किए जाने की तैयारी है। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।